गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लाला लाजपत राय की स्वराज्य की मुख्य विशेषताएं। तो लाला लाजपत राय ने जो माने इसकी शिक्षा संबंधी विचार किए थे, भाषा संबंधी भी किए हैं और राजनीतिक संबंधी भी किए हैं। उसके बावजूद भी ये मतलब एक गर्म दल के नेता थे। आंदोलन में इन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था ना, और स्वराज्य के ऊपर इन्होंने अपना मतलब काफ़ी योगदान दिया है भी। हमें अपना राज चाहिए अंग्रेज़ों को निकालने में, तो उसके लिए इसने किन किन मांग रखी थी भी, क्या क्या होना चाहिए तब हमें अपना स्वराज्य मिलेगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि प्रशासन में सुधारों की मांग। स्वराज्य नहीं है भाई, प्रशासन जो ये अंग्रेज कर रहे हैं ना, उससे हमें अपना राज्य नहीं मिल रहा। हमें अपना राज्य कब मिलेगा? जब अंग्रेज चले जाएंगे और हम खुद राज्य करेंगे। अब प्रशासन चला रहे हैं अंग्रेज अगर प्रशासन में थोड़ा बहुत सुधार भी कर लेगा, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम कानून, अंतिम नियम तो वही बना रहा है। हमारी तो उसमें पूछ नहीं, हमारी तो मांग नहीं है ना। जब हमें अपनी इच्छा से अपने कानून बनाने का, अपने नियम, प्रशासन चलाने का अधिकार मिल जाएगा, उसका मतलब स्वराज्य होगा। खाली सुधार करने से नहीं, ये बिल्कुल यहाँ से निकल जाए और हमें खुद मिले, हम खुद प्रशासन चलाए, वो हमारा स्वराज्य होगा, इन सुधारों से नहीं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 से 1905 तक कांग्रेस के इतिहास के काल को उदारवादियों का काल कहा जाता था। इस काल के दौरान कांग्रेस ऐसे नेताओं की प्रमुखता थी जो भारत के ब्रिटिश राज्य को भगवान का वरदान समझते थे। उदारवादी ये थे गांधी जैसे, है ना, ये जो नरम दल के नेता भी कह देते हैं इनको। वे लोग भारत में ब्रिटिश राज के प्रशंसक थे और स्वराज्य की प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं था। वह तो प्रशासन में भारतीयों के हितों के लिए सुधारों को करवाने या भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करने की मांग करते थे। वो अंग्रेजों को नहीं चाहते थे कि यहाँ से जाएं, बस वो इतना चाहते थे कि ये प्रशासन करने का तरीका बदल ले थोड़ा, अंग्रेज। भारतीयों की भी इसमें मतलब थोड़ा बहुत योगदान हो जाए, भागीदारी हो जाए। गेट बंद करता हूँ। परंतु लालाजी के स्वराज्य का उद्देश्य प्रशासन में कुछ सुधार करने या भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को स्थापित करवाने तक ही सीमित नहीं था। प्रशासन में सुधार वह भी चाहते थे और प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना उनके कार्यविधि में भी शामिल थी। चाहते तो वो भी यही थे, सारा सब कुछ भी प्रशासन में भी सुधार हो जाए। प्रतिनिधि संस्थाएं जैसे अब MP MLA हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हम उनको चुनकर भेजते हैं। अब भी प्रतिनिधि शासन है अपने देश में, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं। तो उस टाइम चाहते तो ये भी ऐसा ही था कि वो तो ऐसा ही, लेकिन क्या होना चाहिए उसके साथ सुधार। परंतु वह इन तथ्यों को स्वराज्य तथा स्वशासन के समान नहीं मानते थे भी। जो अंग्रेज यहाँ सुधार करेंगे, प्रतिनिधि संस्थाएं करेंगे, उससे अपना खुद का, जैसे अब हम पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश में रहते हैं, अंग्रेजों के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था ना, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। उनका विचार था कि विदेशी सरकार प्रशासन में बेशक बहुत अच्छे सुधार कर दे और भारतीयों के हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करे भी, हमारे हित के लिए कार्य भी कर ले, प्रशासन में भी सुधार कर ले, पर वह सरकार स्वराज्य का स्वरूप नहीं हो सकती भी। हमारा जो खुद का राज होगा, जो हम खुद शासन करेंगे, वो इसके बराबर नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि घटिया देशी सरकार बढ़िया विदेशी सरकार से अधिक बेहतर होगी भी। हमें कितनी बिल्कुल घटिया, हम तो हमें नहीं प्रशासन करना आता बिल्कुल भी, लेकिन उस बढ़िया विदेशी सरकार था तो फिर भी हम बढ़िया। हाँ, हम अपने देश को, अपना घर को कैसे ही चलाएं। एक गृहस्थी है जिसके वो कभी ये चाहेगा कि मेरा घर पड़ोसी आकर चला कर जाए, चाहे पड़ोसी कितना इंटेलिजेंट हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही बड़े पद पर लग रहा हो, लेकिन एक चाहे अनपढ़ और बेरोजगार व्यक्ति क्यों नहीं अपने परिवार में है, वो भी ये चाहोगा कि मेरा घर मेरे तरीका से चले, उस पड़ोसी का तरीका तो नहीं चलेगा जो कितना इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, बुद्धिमान क्यों नहीं हो। तो इसी प्रकार अंग्रेज तो अपने पड़ोसी थे, दुश्मन थे, तो हम अपना घर अपने तरीके से चलाना चाहते थे, चाहे हम पढ़े लिखे थे, चाहे हम कैसे भी थे, घटिया क्यों नहीं हो। तो ये चाहते थे कि घटिया देशी सरकार बढ़िया विदेशी सरकार से अच्छी है, तो ऐसा हमारा खुद का स्वराज्य होगा, तभी संभव होगा। लालाजी का स्वराज्य केवल इसी तथ्य पर आधारित था कि शासन शक्ति भारतीयों के अपने हाथों में होनी चाहिए। हम अपने हाथों में सारा शासन ले, और जब तक शासन प्रणाली या सरकार के रूप का चुनाव करने और सरकार का गठन करने की शक्तियां विदेशियों के हाथों में रहेंगी भी, सरकार कैसे बनानी है, किस तरीका है सरकार का गठन करना है, सरकार के कितने अंग होने चाहिए, कौन क्या कार्य करेगा, प्रशासन की व्यवस्था कैसे होगी, जब तक ये अंग्रेजों के हाथ में रहेगी तब तक स्वराज्य की स्थापना बिल्कुल असंभव है। तब तक हम उसको अपना राज नहीं कह सकते, तो अंग्रेजी राज कहेंगे, विदेशी शासन कहेंगे ना उसको, अपना शासन नहीं कह सकते जब तक अंग्रेजी इसको हैंडल करेंगे शासन व्यवस्था को। दूसरा, स्वराज्य प्राप्ति के लिए भारतीय पूर्ण तौर पर समर्थ है।
भी हम अपने देश को अपने तरीके से चला सका। हाँ, इतनी योग्यता, क्षमता, दक्षता, कुशलता हमारे अंदर है कि हम अपना प्रशासन अपने तरीके से चला सकेंगे और हमारा देश हमारे तरीके से चलेगा, बेहतर तरीके से चलेगा। तो ये हम इतने सक्षम हैं, इतने कुशल है हमारे अंदर, इतनी नॉलेज है हमारे अंदर हम कि हम खुद हैंडल कर लेंगे अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था को। तो उदारवादी कांग्रेस अंग्रेजों के इस विचार से कुछ हद तक सहमत थे कि उस समय भारतीय स्वराज्य प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं थे। ये उदारवादी कांग्रेसी थे ना, जो नरम दल वाले, ये सोचते थे कि भारतीयों में अभी इतनी सामर्थ्य नहीं आई है, इतनी अक्षमता नहीं है कि वो अपना प्रशासन कुशलता से चला लेंगे, इतने प्रशासन करने का तरीका। क्योंकि देखो, जब यहाँ राजा महाराजा होते थे प्रशासन होता ही नहीं था, राजा महाराजा के तो अपने तरीके थे। अब एक देश की एक सरकार, इतने बड़े की एक देश, कितनी बड़ी सरकार इतने बड़े देश को कैसे हैंडल करेगी, ये तरीका भारतीयों को नहीं पता है अब तक भी। जैसे अब केंद्र सरकार है ऐसे होती नहीं थी, क्योंकि छोटे छोटे सब ये होती थी देशी रियासतें, उनको अपने अपने तरीके से हैंडल करते थे, अपनी अपनी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े देश को हैंडल करना, क्या भारतीय इसमें समर्थ है? कि उदारवादी ऐसा नहीं समझते थे भी हम समर्थ हैं, जो नरम दल के थे। और वो स्वराज्य का संचालन करने के लिए उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी भी, क्योंकि बड़े बड़े पदों पर तो उस टाइम सारे अंग्रेजी बैठे थे, अपने तो केवल कलरक जैसी योग्यता देते थे ना पद अपने भारतीयों को, तो इतनी शिक्षा देते थे कि वो कलरक बन जाएं। बड़े बड़े जो अफसर थे वो नहीं बने थे हम। परंतु लाला लाजपत राय उदारवादी कांग्रेसियों के इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका यह मत था कि स्वराज्य की प्राप्ति और स्वराज्य के संचालन के लिए लोक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। लोक शक्ति मतलब जनता। अब जैसे जनता का राज है ना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, तो ये ऐसा समझते थे कि देश का संचालन करने के लिए, स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए, स्वराज्य का संचालन करने के लिए लोक शक्ति का होना, जब तक जनता साथ नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा हमारे पास। और वे भारत में लोक शक्ति की कोई कमी नहीं है। टक्करबाजी थी अपना, तो जनसंख्या तो बहुत सही ही है ना, तो जनशक्ति की तो कमी है ही नहीं। भारतीयों को किसी अन्य विधि द्वारा स्वराज्य की विशेष सिखलाई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वराज्य या स्वशासन का संचालन ही भारतीयों की स्वराज्य की सिखलाई देने का सर्वोत्तम साधन है। भाई जब करने का मौका मिलेगा तभी तो सीखेंगे, जब हमें स्वराज्य मिलेगा तब हम सीख लेंगे। बगैर तुम्हें कुछ सिखाए और कह दो पेपर दे दोगे तुम नहीं दोगे ना, तो नो कहीं इनका स्वराज्य जो इनको मिलेगा ना वो ही तो सिखावेगा, वही सिखलाई है इनकी। तो भारतीयों को ये नहीं अंग्रेज पाठ पढ़ा कर जाएंगे, जब ये सीखेंगे, जब आदमी प्रैक्टिकल तौर पर उसको करता है ना किसी चीज़ को, तभी तो सीखता है। थ्योरी कितनी रटवाई जाओ, प्रैक्टिकल ना करवाओ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये कहे सर्वोत्तम साधन वही है कि स्वराज्य की सिखलाई अपना आप कर लेंगे, वही सर्वोत्तम साधन है। 1905 में बंगाल विभाजन विरुद्ध चलाए गए विशाल आंदोलन ने सिद्ध कर दिया था कि भारतीयों के पास ऐसी शक्ति और योग्यता है जिसके बल से वह शासन का संचालन कर सकते हैं। लाला जी का यह विचार था कि वह लोग स्वराज्य के योग्य नहीं होते जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं होती। भी अगर अपने देश के बारे में सोचेंगे नहीं तो स्वराज्य कैसे आएगा उन्हें? जिनके अंदर राष्ट्रीयवाद नहीं है वो स्वराज्य भी नहीं कर सकते। परंतु 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन के समूचे संसार के भारतीयों के राष्ट्रवादी होने का स्पष्ट सबूत दिया था। उसके खिलाफ खड़े हो गए थे ना बंगाल विभाजन के, तो इतने बड़े लेवल पर आंदोलन चला लिया था, तो इससे इसका मतलब है कि वो अपना देश भी चला सके। तीसरा, स्वराज्य की प्राप्ति पड़ावों के द्वारा नहीं हो सकती। ये उदारवादी क्या चाहते थे कि धीरे धीरे पड़ावों में मिले, हमें आधा आधा थोड़ा थोड़ा भाग करके हमें मिलता रहे और फिर बाद में पूरा मिल जाएगा। वो तो एकदम चाव था लाला लाजपत राय तो, कि लाला उदारवादी कांग्रेसियों का मत था कि स्वराज्य की प्राप्ति धीरे धीरे पड़ाव द्वारा हो सकती है। उनके मन में यह शंका था कि भारतीय में स्वशासन का संचालन करने के लिए आवश्यक योग्यता की और सिखलाई की कमी है। भी पूरा एकदम भारत खाली करके चले गए ना तो अपना स्वशासन इनको चलाना नहीं आएगा। अब वो देशी रियासतें भी नहीं रह रही थी, दूसरा तरीका का अंग्रेज यहाँ काफी दिन शासन कर गए थे, सरकारें बनाने लग गए थे। ये विधानपालिका कार्यपालिका दो तरह की सरकार, सारा उस टाइम सिस्टम उन्होंने सारा जमा दिया था। तो फिर ये भैया एकदम चले गए तो कैसे संभालेंगे, उसका मतलब ये था। वह चाहते थे कि पहले कुछ प्रशासनिक सुधार किए जाएं और धीरे धीरे प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की जाए ताकि भारतीयों को स्वशासन करने के लिए आवश्यक सिखलाई प्राप्त हो सके। भी वो सीख मिल जाएगी, धीरे धीरे प्रशासन में सुधार कर ले और थोड़े थोड़े भी बीच उनका आ जाएंगे भारतीय भी प्रतिनिधि, उसके बाद वो अपना सीख जाएंगे। उदारवादी कांग्रेसियों का अंग्रेजियों की न्याय भावना पर बहुत विश्वास था। वे इस विचार के मालिक थे कि अब अंग्रेजों को यह विश्वास हो जाएगा कि भारतीयों में स्वशासन करने के लिए आवश्यक योग्यता विकसित हो गई थी, तो वह भारत को पड़ाव में स्वशासन और स्वराज्य अपने आप प्रदान देंगे।
ऐसा उदारवादी मानते थे कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं न्याय के। जब उनको अंग्रेजों का विश्वास हो जाएगा ना कि भारतीयों को तो सब शासन करना आ गया, प्रशासन चलाना आ गया, तो धीरे धीरे वो पड़ाव में हमें अपना शासन देकर निकल जाएंगे। अंग्रेज इतने ऐसे कहाँ थे निकलने वाले, लेकिन उदारवादी कांग्रेसी ऐसा सोचते थे। उनका विश्वास था अंग्रेजों के ऊपर इतना कि ये हम अपना शासन करते सीखने लग रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हम जैसे जैसे शासन सीखते जाएंगे ऐसे ही हमें सौंप कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस एक इमारत या घर को तो पड़ाव में बनाया जा सकता है, या फिर किसी मिल या फैक्ट्री को तो पड़ाव में निर्माण किया जा सकता है, यहाँ तक कि रियायतें और तोहफे भी किस्तों में प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र पड़ाव में पैदा नहीं किया जा सकता। ये घर थोड़ा नहीं है, एक बार खड़ा कर लिया, लेंटर लगा दिया, अगला सीजन आया, गेहूँ आगे, जीरी आगे, उसमें लिपाई करवा ली, अगला पे गेहूँ आगे, फिर कुछ और आ गया, क्वाड चढ़वा लिए, फिर फर्श बनवा लिया। ये घर या मकान नहीं है कि हम इसको पड़ाव में बना लेंगे। कोई फैक्ट्री यानी मिल नहीं है कि उसको धीरे धीरे चालू कर लेंगे, ये भी इतनी सी बढ़ा ली, थोड़ी सी और बढ़ा लिया, जितना मुनाफा होया उसने और आगे बढ़ाने में लगा देंगे। बिजनेस जैसे बढ़ाते हैं ना, भी कमाया रूढ़े ला दिया, कमाया रूढ़े लगा दिया। कोई भी राष्ट्र जो होता है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए उसको पड़ाव नहीं हो तो एकदम बनेगा, है ना। तो ये कोई घर या नहीं था मकान। बाल गंगाधर तिलक की तरह वह स्वराज्य को भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। कल पूछा था ना, ये जन्मसिद्ध अधिकार किसने बोलिया है? ये बाल गंगाधर तिलक का मेन नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह की प्राप्ति पड़ाव में नहीं बल्कि तत्काल समूचे रूप से ही करना चाहते थे। भी एकदम मिलेगी, अगर 15 अगस्त ना एकदम रात में भाग गए ना, मैं एकदम देगे तो उस दिन अब आज़ाद हो गए। जब सोचे जावार में जावा ही नहीं है पड़ाव में, तो धीरे धीरे वो मेरे ने कितने साल और गुजार दें रहे, आदक पर कब्जा रह करे हैं और थोड़े स्टेटा पर रह गया और पे। इस तरह फिर कैसे तो भारत संभव होवर अपना तरीका तो चलाने का किक्का ही नहीं बन पावर, अपना उसने हैंडल ही नहीं कर पा। हमारी तो पूरा भारत में कराई इलेक्शन एक सरकार 1952 में ये सरकार होगी ना शुरू अपनी, तो फिर वो पड़ाव में होती तो कैसे संभव होती केंद्र सरकार। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास और स्ववेतन जरूरी। लालाजी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी शक्ति या अंग्रेजों की न्याय भावना पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी विदेशी शासक अपने अधीन गुलाम लोगों को स्वराज्य का तोहफा अपने आप पेश नहीं करता। वो नहीं करा ना, गुलाम है तो कौन अपनी उसने अपनी बेड़ियों अपने आप काट देगा जिसने गुलाम बना रखे हो। भाई मैं तो जाऊँ तो हो जाए आज़ाद, वो तो ज़बरदस्ती आज़ाद होना पड़ा है। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तो विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करना जरूरी है। इस प्रकार के संघर्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरत आत्मविश्वास और स्ववेतनों की है। भाई हमें खुद ही प्रयत्न करने पड़ेंगे, पड़ोसी नहीं आएंगे हमें आज़ाद कराने, है ना। उन्होंने भारतीयों को प्रेरणा दी थी कि वह अपने में आत्मविश्वास विकसित करें और अपने यत्नों के द्वारा अपने बल पर ही सब शासन की प्राप्ति करें। इस उद्देश्य के लिए वह अंग्रेजों पर बिल्कुल ही निर्भर न रहें और न ही कभी ये सोचे कि अंग्रेज उनके भीख मांगने वाले साधनों द्वारा भारतीयों को कुछ देने के लिए मजबूर हो सकते। भीख मांगने वाले साधन ये थे ना, भी प्रार्थना पत्र दे दिया, जुलूस निकाल लिया, शांतिपूर्वक बैठे रहे, अनशन पर बैठे रहे, भूख में हड़ताल कर ली। ये जो भीख मांगने वाले साधन है ना, कि ये कभी अंग्रेज हमें इन साधनों के द्वारा नहीं स्वराज्य देने वाले, क्योंकि तुम सोचते हो कि हम शांतिपूर्ण अहिंसा के तरीके से, है ना, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने लोगों को कहा था कि अंग्रेज भिखारियों से नफरत करते हैं, इसलिए हमें सब यत्नों द्वारा अंग्रेजों को बता देना चाहिए कि हम भिखारी नहीं हैं और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे में हम आत्मविश्वास भी है और सब यत्नों पर हम पूर्ण भरोसा भी है। भी हमारे तरह इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अपना देश अपना खुद आज़ाद करवा लेंगे अपने प्रयत्नों से। खुद क्या आज़ादी के आंदोलन चले ना फिर तो बहुत से। उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी थी कि विदेशी शासकों पर निर्भर रहने का मतलब अपनी अधीन और गुलामी की मानसिकता को प्रकट करना है और अपने ऊपर विदेशी गुलामी को पंजाली की ओर भी मजबूत करने के लिए अंग्रेजों को उत्साहित करना है। जो पंजाब हमारे ऊपर उन्होंने गार्ड रखा है ना गुलामी का, वो पंजाब और मजबूत होगा अगर हमने अपने खुद प्रयत्न नहीं किए तो आज़ाद होने के। उन्होंने भारतीयों को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उनकी समस्या का हल स्वराज्य की प्राप्ति करने में ही है और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास संवेदनों से अधिक कोई अन्य चीज़ की जरूरत ही नहीं है। भी विश्वास हो और प्रयत्न करने शुरू करते हो, धीरे धीरे हमें आज़ादी मिल जाएगी। स्वराज्य प्राप्ति के साधन, भी किन किन साधनों से हमें अपने स्वराज्य का प्राप्ति होगी। लाला लाजपत राय के अनुसार हमारा उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति करना है। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा इस बात का प्रचार किया था कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति मांगने से नहीं होगी, इसके लिए हमें व्यापक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है।
हम अपने आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर देंगे कि वह शासन सत्ता भारतीयों को सौंप दे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने निम्नलिखित साधनों पर जोर दिया था। सबसे पहले शिक्षा। भी हम प्रचार प्रसार करेंगे, लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो समाचार पत्र पत्रिकाएं और किसी माध्यम से हम डाल लेंगे, प्रसार करेंगे, तो बगैर पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। उनके मतानुसार स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वराज्य संबंधी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। तभी तो हम अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से भेजेंगे ना अपनी नीतियाँ, भैया ये प्लानिंग है हमारी, इस तरीके से आंदोलन करने हैं, उनको पढ़ेंगे लोग और जागरूक हो जाएंगे। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का होना बहुत जरूरी है। इस भावना के विकास के लिए स्वराज्य के नारे को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लाला लाजपत राय का विचार था कि कोई भी क्रांति या आंदोलन जनता के क्रियाशील सहयोग के बिना संभव नहीं है। ये तो पता ही है भी जनता का कितना बड़ा रोल होता है। भीड़, जब तक भीड़ नहीं होगी कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। जनता का कार्यशील सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वराज्य संबंधी जरूरी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और यह प्रचार प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को स्वराज्य प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है। फिर स्वदेशी। भी हम विदेशी माल का बहिष्कार कर दें, जैसे अब चीनी माल का कहते हैं ना, चीनी सामान ना लो दिवाली वगैरह पे भी, कोई भी ऐसी और भी समय में, तो स्वदेशी अपनाओ, तो अपना आप उनका बहिष्कार हो जाएगा। हम उनका माल ही नहीं खरीदेंगे तो भाग जाएंगे वहाँ यहाँ से। लालाजी स्वदेशी के पक्के समर्थक थे। उनका विचार अनुसार स्वदेशी द्वारा भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जा सकती है। स्वदेशी का अर्थ अपने देश की चीज़ों का प्रयोग करना और स्वदेशी भावना से सब देशवासियों में आत्मनिर्भरता, आत्म सहायता और आत्मसम्मान को विकसित करना। स्वदेशी एक ऐसा प्रभावशाली हथियार है जिसके द्वारा हम गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने देशभक्ति और स्वदेशी को एक दूसरे के साथ साथ संबंधित माना है। 1907 में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए लाला जी ने कहा था कि मैं जीवन भर स्वदेशी के विचार के प्रति अड़ियल रहा हूँ। मैं बंगालियों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस विचार को आंदोलन का रूप दिया। आज यह आंदोलन किसी विशेष वर्ग का आंदोलन नहीं बल्कि जन जन का आंदोलन बन गया है। वे मानते थे कि आंदोलन राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए वरदान या स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। स्वदेशी आंदोलन, इसमें जनता जुड़ गई थी काफ़ी, तो लोगों ने विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया था, अपना स्वदेशी खरीदना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी तो मिल फैक्ट्रियाँ उद्योग बंद कर रखे थे ना, और कच्चा माल लेके जाते थे, तैयार माल बेचते थे, और तैयार माल महंगा भी देते थे, कच्चा माल सस्ता भी लेते थे, हमें दोहरा दंड हो रहा था। तो फिर इन्होंने ये कहा था कि इस माल को ही ना खरीदो जो यहाँ से आ रहे, अपनी स्वदेशी वस्तुएं बनाएं, जैसी भी हैं घटिया ही क्यों ना हो, हम अपना माल यूज करेंगे। तो उनकी नज़र में स्वदेशी का महत्व धर्म के सम्मान था और इसी धर्म की पूर्ति एक रूप बायोकाट भी था। बायोकाट मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है ना। लाला लाजपत राय ने स्वदेश की पूर्ति के लिए स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बायकॉट को एक उचित साधन माना था। उन्होंने सरकार का कार्यशील विरोध करने के लिए बायकॉट की नीति अपनाई। बायकॉट से उनका भाव यह था कि विदेशी शासन, विदेशी चीज़ों और सरकारी नौकरियों का पूरी तरह से बायकॉट किया जाए। भाई उनका हमें बिल्कुल बायकॉट करना है ना, हम विदेशी शासन में कोई भागीदारी करांगे, कोई विदेशी कानून नियम नीति हम उसको नहीं मानांगे, विदेशी सामान नहीं खरीदांगे। तो यहाँ तक कि वे विदेशी रहन सहन की पद्धति को भी खत्म करना चाहते थे। लाला लाजपत राय का विचार था कि बायकॉट एक ऐसा हथियार है जिसका सामना ब्रिटिश साम्राज्य नहीं कर सकता था। जब भारतीय ब्रिटिश शासकों को सरकार का संचालन करने में सहयोग नहीं करेंगे, सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिला ही नहीं लेंगे, सरकारी नौकरियों में प्रवेश ही नहीं करें, तो अंग्रेज भारतीयों के ऊपर हुकूमत किस प्रकार से कर सकते हैं। बिना तो उनकी नौकरी ज्वाइन करो, ना उनके स्कूलों में पढ़ो, ना उनकी चीज़ बरतो, तो वह किस पे करेंगे फिर, है ना। जब सर कहा करते थे कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही भारतीयों को अपना गुलाम बनाकर बैठे हैं। लाला जी ऐसा कहते थे कि थोड़े आ रहे थे अंग्रेज, तो मुट्ठी भर थे। अपनी जनसंख्या तो 36 करोड़ थी जब देश आज़ाद हुआ, और वह थोड़े से थे। भाई मुट्ठी भर लोगों ने हमको गुलाम क्यों बनाया है? क्योंकि हम ही उनका सहयोग कर रहे हैं, शासन करने में सहयोग कर रहे हैं। तो कुछ उनके पिछलग्गू भी थे, उनके गुलाम भी थे, उनके दल्ले भी थे, जो न्यूज़ दिया करते, सूचना दिया करते, उनको भी तुम्हारा यहाँ विरोध हो रहा है, तो वह जागरूक हो जाया करते अंग्रेज, उस आंदोलन को भंग करवा दिया करते। तो उनका यह विश्वास है कि बायकॉट का साधन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला सकता है और भारतीयों के लिए स्वराज्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। भाई बायकॉट करना है हमें, विदेशी शासन की हर प्रकार की नीति का बहिष्कार करना है, उनकी शिक्षा पद्धति का बहिष्कार करना है, उनकी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, तब वो अपना आप हिल जाएगा उनका शासन। फिर क्रियाहीन विरोध।
लाला लाजपत राय ने क्रियाहीन विरोध को स्वराज्य प्राप्ति का साधन माना है। क्रियाहीन विरोध का साधारण अर्थ सरकार के साथ असहयोग करना, उपायों काट लगा लो या असहयोग करना, उनका शासन में सहयोग नहीं देना। सरकार का जो भी कार्य ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से किया जाता था उसी का विरोध किया जाना क्रियाहीन विरोध की धारणा में शामिल है। क्रियाहीन विरोध में हिंसा का स्थान नहीं है। क्रियाहीन विरोध करने वाले सरकार को दमनकारी नीति का शिकार हो सकता है, परंतु वह सरकार के विरुद्ध जो भी हिंसा का सहारा नहीं लेगा। भी उनका जो भी होगा ना, आप हिंसा के द्वारा नहीं, आप उसमें सहयोग ही नहीं कराएंगे, असहयोग की भावना होती है क्रियाहीन विरोध। सरकार के जो कानून स्वराज्य की प्राप्ति के रास्ते में रुकावट बनते हैं उनका विरोध किया जाना क्रियाहीन विरोध की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का सहयोग न देना और स्वराज्य विरोधी नीतियों का विरोधता करना क्रियाहीन विरोध का दूसरा नाम है, परंतु यह सब कुछ अहिंसक साधनों द्वारा किया जाना जरूरी है। भाई अहिंसा के द्वारा हमें सरकार का असहयोग करना है हर तरीके से। जो हमारे विरुद्ध कानून बनाएंगे उनका विरोध करना, मानना ही नहीं, जो गरीब किसाना ने नहीं मानने, ये भी तो क्रियाहीन विरोध था। शांतिपूर्ण तरीके से थे ना तो मतलब उन्होंने अहिंसा को भड़काया, कोई संपत्ति जड़ाई ना, और वह चुपचाप बैठे थे। ये क्रियाहीन विरोध भी था सरकार का कि हमारे विरुद्ध बढ़ने वाली नीतियों को हम सहयोग नहीं करेंगे सरकार का इसमें। तो उन्होंने सहयोग नहीं कराया ना, तो सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी तरह अंग्रेजों के उस टाइम पे भी यही धारणा थी कि इसका सहयोग ना करो, बायोकाट करो, क्रियाहीन विरोध करो। जो भी ये शासन की नीतियाँ ऐसी बनाते जो हमारे विरुद्ध है, हमारे स्वराज्य के मार्ग में जो रोड़ा अटकाएंगे, ऐसे नियम नीति कानूनों को मानने ही नहीं, विरोध करेंगे उनका, लेकिन हिंसा के द्वारा नहीं। फिर राष्ट्रीय स्कूलों पर जोर, भी अपने खुद के स्कूल खोलेंगे, अंग्रेजी शासन पद्धति पर नहीं हम चलेंगे। लाला लाजपत राय ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी स्कूलों की बजाय राष्ट्रीय और देसी स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया। उनके मतानुसार स्वराज्य का अधिकार समानता पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए पब्लिक स्कूलों में दी गई शिक्षा भारतीय समाज में असमानता पैदा करती है। इन स्कूलों का नाम बेशक पब्लिक स्कूल है, परंतु केवल उच्च धनिक वर्गों के लोगों के लिए है। यह शिक्षा बहुत खर्चीली होती है, जिसका साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकते। इन स्कूलों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है, इसलिए भारतीय भाषाओं के विकास को उत्साहित नहीं किया जाता। पब्लिक स्कूली शिक्षा पश्चिमी संस्कृति को उत्साहित करती है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति का विकास संभव नहीं हो सकता। लाला जी इसको भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं मानते थे। भी अपने हम अपनी मीडियम तो अपने यहाँ इतिहास पढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति पढ़ाएंगे, तभी तो भारतीयों को पता चलेगा, बच्चों को भी हमारी कैसी सभ्यता संस्कृति रही, हमारा कैसा इतिहास रहा है, कितने वीर महान रहे हमारे राजे महाराजा उस टाइम। तो उन्होंने पब्लिक स्कूलों के विरोध के साथ ही राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया था। भी अपने खुद के सरकार स्कूल खोल ले अपने हिंदी मीडियम के। देखो अब तक तो सरकारी हिंदी मीडियम थे, तो 5-10 साल से सरकारी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम होने लग गया है। ये जो आरओ स्कूल हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, क्योंकि इस समय की मांग होगी, कम्युनिकेशन भाषा होगी, विदेशों में बच्चे जाने लग गए, विदेशों के साथ व्यापार करने लग गए, तो अंग्रेजी के बगैर हमारा काम नहीं चल रहा। क्योंकि पहले तो अंग्रेजों को एक बार तो निकालना था, उस टाइम तो हमने अपने सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल ही खोले थे ना, राष्ट्रीय स्कूल ही। अब उनको हमारी समय की मांग के अनुसार उनको भी इंग्लिश मीडियम करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक स्कूल की तरफ फिर ज़्यादा ध्यान होता है सभी का, इंग्लिश मीडियम पढ़ावा बच्चों को। राष्ट्रीय स्कूलों के प्रचार के लिए उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक सभा के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों को समूचे भारत में जाल बिछा दिया। वह इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करके राष्ट्रवाद को उत्साहित करना चाहते थे, ताकि स्वराज्य की प्राप्ति का उद्देश्य पूरा हो सके। नेक्स्ट हमारा विकेंद्रीयकरण। भी एक पावर जो होती है सारी एक मुट्ठी में नहीं होनी चाहिए, उसको अलग अलग व्यक्तियों में बांट दो, विकेंद्रीयकरण। क्योंकि एक हाथ में हो तो वह फिर तानाशाही का रूप ले लेती है। लाला लाजपत राय ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था को बहुत उपयोगी माना था। उनका मत था कि केंद्रीयगत व्यवस्था की कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जबकि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में शक्तियों को बांट पाई जाती है, और ऐसी व्यवस्था में उपरोक्त समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समस्याएं है ना, ये केंद्रीयकरण में हो, विकेंद्रीयकरण में नहीं होती। जहां विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति होती है, भारत में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था की उपयोगी बताया गया है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने के कारण स्वराज्य के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण लोगों को हर स्तर पर शासन में भागीदारी बनने और उनको लोकतंत्र की सिखलाई प्रदान करता है। जैसे अपने सरपंच बने हैं, मेंबर बने हैं, ये शक्तियों का बंटवारा तो ही है। फिर एमएलए बने हैं, फिर एमपी बने हैं, फिर जाकर ऊपर सेंटर में जावे हैं, तो ये शक्तियाँ बांट रखी हैं। भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर स्थानीय स्वशासन है। ये शहरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका है, गाँव में पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है ना, जो पढ़ी थी हमने फर्स्ट में। तो इस प्रकार जो है ये विकेंद्रीयकरण का ही रूप है अपने देश में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता।
लालाजी ने इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय एकता के बिना स्वराज्य की प्राप्ति असंभव है। भाई जब तक पूरा भारत एक नहीं होगा तो टुकड़ों में बटा रहा तो फूट डालो राज करो। लालाजी ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो के अंतरिम भाव को अच्छी तरह से समझ लिया था, क्योंकि मुसलमान तो हमसे खिलाफ होने लग गए थे। फिर वो जातीय आधार पर, धर्म आधार पर हमें और भी तोड़ना शुरू कर दें। वह जानते थे कि ब्रिटिश शासक धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर भारतीयों में फूट डाल सकते हैं। उन्हें यह पूर्ण एहसास था कि धर्म, जाति, रुतबे, नस्ल, वंश, सामाजिक रुतबे आदि के आधार पर हुई बाट भारतीयों के लिए स्वराज्य प्राप्ति के मार्ग को असंभव बनाएगी। इनको तोड़ देंगे ना इन तरीकों के आधार पर, जाति, धर्म पर, नस्ल पर, वंश पर, तो फिर तो संभव हो लिया, फिर तो सब आप अपनी सोचेंगे। इसलिए लालाजी ने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया था। लालाजी धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी कि वह अंग्रेजों की चाल में न आए और धर्म, जाति, प्रांत आदि की भावनाओं से ऊपर उठकर अपने आप को सच्चे राष्ट्रवादी बनने का यत्न करे, ताकि वह अपने यत्नों से स्वराज्य की प्राप्ति कर सके। फिर आत्म बलिदान। लालाजी का मत था कि स्वराज्य की प्राप्ति फूलों की सेज नहीं है, इसकी प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। युद्ध भी होंगे, क्रांति भी होंगे, आंदोलन भी होंगे, और उसमें मौतें भी होंगी, फांसी भी होगी। लालाजी ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम पलों तक संघर्ष किया और अपना बलिदान दे दिया। उनका विचार था कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भारतीयों को आत्म बलिदान द्वारा ब्रिटिश शासकों को यह बता देना चाहिए कि वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं हैं और वह अपने उद्देश्य अथवा स्वराज्य की प्राप्ति आत्मविश्वास के बल और बलिदान देकर भी कर सकते हैं। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि यदि सरकार मुझे स्वराज्य का तोहफा देती है तो मैं इसके लिए उसका धन्यवाद तो करूंगा ही, परंतु मैं उसको तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं स्वराज्य प्राप्त न कर लूँ। लालाजी ने विपिन चंद्र पाल, एक प्रसिद्ध उग्र राष्ट्रवादी नेता, के इस कथन की जोरदार पुष्टि करते हुए लोगों से कहा कि वह स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सब यत्न और सब बलिदान या आत्म बलिदान की भावनाओं को ग्रहण करे और उनको पूरी तरह अमल में लाई। निष्कर्ष रूप में लाला लाजपत राय की स्वराज्य की धारणा उनके राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण भाग है। तिलक की तरह उनका भी मत था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वह स्वराज्य द्वारा कोई मौलिक परिवर्तन की बातें नहीं करते थे, बल्कि शासन सत्ता ब्रिटिश नौकरशाही के हाथों से लेकर भारतीय नागरिकों के हाथों में सौंपना चाहते थे। स्वराज्य की प्राप्ति के साधन के रूप में उन्होंने स्वदेशी बायोकोट, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय स्कूल भी केंद्रीयकरण क्रियाहीन प्रतिरोध पर अधिक जोर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, योग्य अगुवाई और राष्ट्रीय एकता को स्वराज्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया था। लाला लाजपत राय ने स्वराज्य को राजनैतिक जरूरत के रूप में ही नहीं बल्कि नैतिक जरूरत के रूप में स्वीकार किया था। उनका मत था कि हमारा जीवन और धर्म प्राणहीन है, इसलिए इसकी प्राप्ति करने की जरूरत है। थैंक यू।